बड़ी बात इसमें यह है कि जिन लोगों को सुन सुनकर, जिनकी उंगली पकड़कर, जिनका संघर्ष और आंदोलन देख करके हम बड़े हुए, आज बहुत मुद्दत अरसे के बाद आदरणीय तिलकराज भाटिया जी, अशोक चौधरी जी, रविंदर जी और इधर हमारी बड़ी बहन जिनके साथ 25 जून सन 1997 को एक कांड में घंटाघर पर हम लोग जेल भी गए, रिहाना अदीब जी और हमारे कायदे आजम डॉक्टर शाहिद जुबैरी साहब, इन्होंने बात की थी विचारधारा की। आधुनिक भारत के निर्माता और भारतीय संविधान के शिल्पकार, वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में थे, तो वहां पर किसी जगह पर उन्होंने एक वाक्य लिखा हुआ देखा। उस पर लिखा हुआ था कि महापुरुष मर जाया करते हैं और विचारधारा जिंदा रहती है। दुनिया भर के बड़े बड़े शासकों ने समय समय पर जब वहां गए तो उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी, लेकिन पूरी दुनिया से एकमात्र वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने उस पर ऐसे कांटी मारी और उसके नीचे लिखा कि महापुरुष मर जाया करते हैं, विचारधारा भी मर जाती है अगर उस विचारधारा के अनुयायी ना हो, उस विचारधारा के फॉलोअर्स ना हो। ये बात बाबा साहब ने लिखी। समस्या यह है कि ना तो हमारे जो वक्ता हैं उनके पास समय होता और ना ऑडियंस के पास समय होता, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आज तिलकराज भाटिया जी ऐसी बड़ी हस्ती हमें मिली है, ना तो हम इन्हें छोड़कर भागेंगे और ना इन्हें सुने बगैर जाएंगे। मैं रविंदर चौधरी जी को सुन रहा था, फिर डॉक्टर साहब ने अपनी बात कही और वक्ताओं ने भी कही होगी कि जब हम ऐसे लोगों को कि जिन्होंने नफरत का बीज बोया हो, नफरत का पौधा शांति की आड़ में लगाया हो और उन्हें शांति का दूत कहकर हम महिमा मंडित करें तो समाज पथभ्रष्ट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं इतिहास के झरोखे से छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। भारत की आजादी का आंदोलन तकरीबन 150 साल चला। गांधी जी और नेहरू से पहले बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण गंवाए। गांधी जी तो बहुत बात की चीज है, लेकिन जब यह मुल्क हमारे महापुरुषों की, हमारे क्रांतिकारियों की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे न जाने लाखों कितने क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद आजादी का दिन देखने के लिए आया, तो गांधी जी ने एक बात कही कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा। उसके बाद जब अंग्रेजों के साथ बैठकर के सौदेबाजी हुई सत्ता हस्तांतरण की, तो गांधी जी मौलाना आजाद और सरदार पटेल को साथ लेकर के गए और मौलाना आजाद को बाहर खड़ा कर दिया और सरदार पटेल को लेकर अंदर चले गए और वहां भारत विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करके आ गए। जब गांधी जी बाहर आए, मौलाना आजाद ने पूछा कि गांधी जी क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल आपको बताएंगे। सरदार पटेल जी ने इतना कहा कि गांधी जी भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करके बाहर आ गए। उसके बाद भारत के अंदर कत्ल गारत का दौर चला, उधर से लोग इधर आए और इधर के लोग उधर जाने लगे। तब शांति के दूत मोहनदास करमचंद गांधी जी अपनी लठियां लेकर के खड़े हो गए। क्या भारत के मुसलमानों, ये कुतुब मीनार की बुलंदी, ये जामा मस्जिद की जान, ये लाल किले के दरो दीवार और ये जमुना का पानी जिसके अंदर तुम्हारे पुरखों ने वजू की है, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, ये वतन तुम्हारा है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि गांधी जी ये क्या बता रहे हैं आप? परसों आपने नारा दिया मौलाना आजाद, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये क्या है? कल आपने कहा कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, कल आपने प्रस्ताव स्वीकार किया, आज यहां खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि नेहरू,
अगर तुम्हें ये बात देखनी है, जाननी है, सुननी है तो 1946 में जाइए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू और गांधी ने षड्यंत्र के तहत उनके सामने उनके चेले को खड़ा करके संविधान सभा का चुनाव हरा दिया, और तब उनको मोहम्मद फजलुल हक चौधरी यानी मुसलमानों ने वहां से चुनकर संविधान सभा में भेज दिया। तो नेहरू ने गांधी से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो बहुत बड़ी बात है, हमने रोशनदान खिड़कियां तक बंद कर दी कि इसलिए कि तुमने डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान के रोशनदान खिड़कियां बंद की, लेकिन इन लोगों ने यहां डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे खोल करके उन्हें यहां पर प्रवेश कर दिया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा या संविधान की रचना की, तब उन्होंने मनुस्मृति की तरह किसी के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितनी भी जातियां हैं, 6743 समथिंग जातियों का जिक्र संविधान के अंदर आया है, उन सब के तहत उन्होंने सबको बराबर के अधिकार दिए। किसी को ऐसा नहीं कहा कि मुंह से पैदा हुआ, ये भुजाओं से पैदा हुआ, ये यहां से, और SC ST OBC जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो पैर के अंगूठे से पैदा हुए। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था दी। उसी के तहत उसी सिस्टम को, जैसे बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए, उसी तरह हम चाहते हैं कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिनका आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, इन लोगों को भी प्रॉपर सम्मान इस देश के अंदर मिलना चाहिए। क्योंकि जहां भी हम चौराहों पर जाते हैं, जिस भी नोट पर देखते हैं, उस पर अकेले गांधी जी का फोटो लगता है, कहीं भगत सिंह का दिखाई नहीं देता, सुखदेव का दिखाई नहीं देता, कहीं किसी और क्रांतिकारी का जिन्होंने इस मुल्क में अपनी जान दी, कहीं उनका दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम आज भगत सिंह को याद कर रहे हैं, इसके साथ हमें जस्टिस सैयद आगा हैदर को भी याद करना पड़ेगा। जब 23 मार्च 1931 शाम के 5 बजे भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उससे पहले जब इनका ट्रायल चल रहा था, इनका जो केस चल रहा था, उसमें जस्टिस सैयद आगा हैदर जो आपके सहारनपुर के पुलखुमरान पर जो उनकी कोठी है, वो यहाँ के रहने वाले थे। उन्होंने 1904 में इलाहाबाद के अंदर वकालत शुरू की और 1924-25 में उनको लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस के पद पर नियुक्त किया गया, और उनका ट्रायल, इन तीनों लोगों का ट्रायल जस्टिस सैयद आगा हैदर की कोर्ट में था। जब वो उनके ट्रायल को, उनकी फाइल को बड़ी बारीकी से पढ़ रहे थे, तब अंग्रेजों को लगा कि जस्टिस आगा हैदर एक भारत का व्यक्ति होने के नाते, भारत का देशभक्त होने के नाते, जब इसको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाएंगे, तब उन्होंने जस्टिस आगा हैदर से ये केस ले लिया। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि जब उन्होंने केस वापस ले लिया, तो तभी जस्टिस आगा हैदर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और हमारे पास नेहरू और गांधी जैसे वरिष्ठ बैरिस्टर होने के बावजूद भगत सिंह का मुकदमा इन दोनों लोगों ने नहीं लड़ा, उनका मुकदमा आसिफ अली नाम के वकील ने लड़ा। और जो अंग्रेजों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे वो सूर्य नारायण शर्मा थे। और जब गवाही की बात आई तो शोभा सिंह और सादी लाल ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के खिलाफ गवाही दी। और गवाही देने के बाद जैसे आज भारत रत्न मिलता है, उस वक्त सर की उपाधि हुआ करती थी। शोभा सिंह और सादी लाल को सर की उपाधि से सम्मानित करते हुए उनको शामली और बागपत के पास बड़े बड़े शराब के कारखाने, बड़ी बड़ी जागीरें उनको दी गई। और दिल्ली के अंदर तो शोभा सिंह के नाम से बहुत बड़ा कॉलेज खड़ा है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज आज भी अपने औलादों के एडमिशन कराने के लिए लाइन में लगे हैं। तो हमें जस्टिस आगा हैदर की कुर्बानी को भी भूलना नहीं होगा। भले ही सूर्य नारायण शर्मा और सादीलाल ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देकर वतन के साथ गद्दारी की हो, लेकिन मैं उस वक्त के हिंदू और मुसलमानों को बधाई दे
कहना चाहूंगा कि जब सादीलाल मरा तब उनको इस इलाके के लोगों ने कफन नहीं दिया, और वो कफन लेने के लिए दिल्ली गए, और सादीलाल के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि वो कीड़े चल करके मरे हैं। तो मैं रविंद्र चौधरी जी की बात से का समर्थन करता हूं कि भगत सिंह जी के विचारों को आप आत्मसात कीजिए, उन पर चलिए, और जो लोग नफरत का बीज आपके बीच बो रहे हैं उनको आप तिलांजलि दीजिए। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, खासतौर से सहारनपुर के लोगों के लिए, कि जब से तिलकराज भाटिया जी बूढ़े हुए, अशोक चौधरी जी बूढ़े हुए, रिहाना दीप छोड़ करके चली गई, महेंद्र भल्ला ऊपर चले गए, तब से सहारनपुर के अंदर एक भी ईमानदार क्रांतिकारी नेता या आंदोलनकारी नहीं रहा जो हक और इंसाफ की बात कह सके। मैं देखता हूं कि यहां से लोग चलते हैं, पूंजीपतियों के अखबार हैं, वो पहले से तय हो जाता है कि हम कलेक्ट्रेट पे जा रहे हैं, सीडीओ के यहाँ जा रहे हैं, एसएसपी के ऑफिस पर जा रहे हैं। वो सारे के सारे पहले जाते हैं, मीडिया मैनेज हो जाता है, वहां जाते हैं, एक मेमोरेंडम लिख करके वहां अधिकारी को सामने खड़ा करते हैं, और किस फटाफट फोटो खींचे और सोशल मीडिया में वगैरह हो गया आंदोलन। तिलकराज भाटिया जी तो कंपनियों के दफ्तर पर जो है झंडा गाड़ दिया करते थे, डीएम एसएसपी कमिश्नर के कार्यालय पर झंडा गाड़ दिया करते थे। उनको भूखे, अगर उनका खाना भी अंदर जाता था उसको भी पकड़ लिया करते थे कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आपको यहां से कार्यालय छोड़ना नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही रिहाना दीप थी, ये भी छोड़ करके चली गई। अब थोड़ा सा संघर्ष हमारे यहाँ ये अर्चना कश्यप कर रही हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यही हो गई है कि मैं आखिर में बस एक बात हर जगह कहा करता हूं, वो कह करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं बहुत गया में था, वहां पर मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब पढ़ी, और उस किताब के अंदर एक लाइन लिखी थी। उसमें लिखा था कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है कि नहीं। डॉक्टर साहब जी, सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है कि नहीं, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा हो कि नहीं। आपको मौत से पहले अपनी जिंदा होने का सबूत देना होगा। कितना भी भ्रष्ट, कितना भी बेईमान, कितना भी मक्कार अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक नेता क्यों ना हो, आप ईमानदार रहिए, और ईमानदार होकर के उसके सामने तन करके खड़े हो जाइए। मैं हकीकत आपको बता रहा हूं कि वो पैर सर पर रखकर भागता दिखाई देगा, तो आपसे खड़ा नहीं होगा। एक बार फिर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी, उनकी शहादत को मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और आप लोगों से भी, और मंच पे जो हमारे आदरणीय सम्मानित लोग बैठे हैं, इनसे भी यही कहूंगा कि भगत सिंह की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर इस देश को बचाने का काम करें, क्योंकि देश फिलहाल बहुत खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। खूनी क्रांति के संकेत कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। अगर उससे बचना है तो हम लोगों को जातिगत भावना से ऊपर उठकर दलगत राजनीति को त्याग कर आगे चलना होगा। और यदि हम भी इसी तरह खामोश बैठ गए, घरों में बैठ गए, तो ये जो राजनीतिक, जो सत्ता के लोग भी बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, ये इस देश को तबाह और बर्बाद कर देंगे और भगत सिंह की कुर्बानी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।